स्टेट सॉन्ग हमारे सभी माननीय गणमान्य व्यक्तित्वों का आगमन हो चुका है। आज का दिवस अति महत्वपूर्ण है और गौरवशाली क्षण है ये, क्योंकि महाराष्ट्र विधानमंडल के एक गौरवशाली परंपरा को निभाते हुए शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसलिए आज का दिन हम सभी के लिए ऐतिहासिक क्षणों में से एक है। मैं अनुरोध करूंगी हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का सम्मान करने हेतु हमारे बीच में विराजमान महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी एवं महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति आदरणीय नीलम गोरे मैडम जी। मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का सम्मान करें। इस हेतु सर्वप्रथम अनुरोध करूंगी महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी से कि वह हमारे देश के गौरव, हमारे राष्ट्र भारत राज्य के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब का सम्मान करें। सम्मान की इसी श्रृंखला में हमारे द्वितीय गणमान्य व्यक्तित्व मैं अनुरोध करूंगी महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति श्रीमती नीलम गोरे जी से कि वह सम्मान करें हमारे महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल जी माननीय रमेश बैस जी का। मैं अनुरोध करूंगी मैडम से कि आप सम्मान करें। मुंबई की शान मां मुंबा देवी की चित्र को बड़ी सुंदरता के साथ मैडम नीलम गोरे जी के द्वारा सभी गणमान्य अतिथियों को समर्पित किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगी माननीय नीलम गोरे मैडम जी से कि वह पहुंचे और हमारे राज्य महाराष्ट्र राज्य के माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस जी का सम्मान करें। इसी सम्मान की श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगी महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी से कि वह हमारे महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का सम्मान करें।
माननीय नीलम गोरे मैडम से अनुरोध है कि मां मुंबा देवी की प्रतिमा हमारे महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को समर्पित करें। महाराष्ट्र अपने गौरवशाली इतिहास के साथ सदा ही अटल अविचल खड़ा रहा है और सदा खड़ा रहेगा। भारत की नौसेना को बनाने से लेकर इस देश के लिए कई सारे समर्पण इस राज्य ने दिए हैं और उन्हीं के साथ में महाराष्ट्र विधानमंडल की गौरवशाली परंपरा का यह समारोह अद्भुत और ऐतिहासिक है। और इस समारोह में सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों के सम्मान के लिए और आपके स्वागत भाषण के लिए मैं अनुरोध करूंगी महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल नार्वेकर जी से कि वो मंच पर पधारें, डायस पर पधारें और आप सभी के सम्मान के लिए, आप सभी के स्वागत के लिए उद्बोधन दें। स्वागत कीजिएगा उनका अपनी तालियों की गूंज से। नमस्कार। आजच्या या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर उपस्थित असणारे भारताचे उपराष्ट्रपती आदरणीय व्यंकट साहेब, त्याचप्रमाणे राज्याचे राज्यपाल आदरणीय रमेश बैस साहेब, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, विधान परिषदेच्या उपसभापती आदरणीय नीलमताई गोरे, आज सभागृहात उपस्थित असणारे विधिमंडळातील विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते श्री अंबादास दानवे जी, उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उपस्थित सर्व मंत्रीगण, विधान परिषद विधानसभेचे सर्व सदस्य, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांच्या वतीने मी इथे आदरणीय उपराष्ट्रपती व्यंकट साहेबांचे मनापासून मी स्वागत करतो। सर, आपने बहुत ही कम समय में हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहां आने का कष्ट लिया और महाराष्ट्र विधिमंडल के सभी सदस्य को संबोधित करने का आमंत्रण आपने स्वीकार किया। इसके लिए सभी सदस्यों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद कहता हूं और फिर एक बार इस गौरवशाली महाराष्ट्र विधानसभा के सभागृह में आपका स्वागत करता हूं। Sir, your presence marks a golden day in the history of the state legislature, where we have the country's finest legal luminary amongst us to guide us on a topic which is paramount to every Indian and every individual who believes in the fundamentals of democracy and parliamentary democracy. आपका यहां उपस्थित रहना निश्चित रूप से लोकशाही को अधिक मजबूत करने के लिए और लोकशाही के तत्वों को आगे ले जाने के लिए एक अहम कदम है, ऐसे मैं समझता हूं। फिर एक बार मैं आपका इस सभागृह में और महाराष्ट्र विधानसभा में मन से स्वागत करता हूं। आदरणीय राज्यपाल जी, जो इस विधिमंडल के अध्यक्ष है, उनके मार्गदर्शन पर यह सभागृह हो, विधान परिषद का सभागृह हो, निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने के हेतु काम करते आया है। उनका मार्गदर्शन समय समय पर हमें प्राप्त होता रहता है और आज उनके उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ रही है और इसीलिए उनका भी मैं मन से धन्यवाद कहना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित है, सभी विधायक उपस्थित है, मंत्रीगण उपस्थित है। मैं सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने में मेरा पूरा योगदान रहेगा। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राहुल नार्वेकर जी।
हम चलते हैं वक्तव्य की ओर और महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वह अपने वक्तव्य हेतु डाइस पर पधारें। स्वागत है महोदय। आजच्या सभेला उपस्थित भारताचे उपराष्ट्रपती आदरणीय जगदीप धनखड साहेब, आमचे महामहिम राज्यपाल रमेश बैस जी, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, उपसभापती विधान परिषद नीलमताई गोरे, आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे जी, विधानसभेचे पण आले विजय भाऊ वडेट्टीवार जी आणि सर्व माझे सहकारी मंत्रीगण, सर्व विधानसभेचे सर्व सदस्य, आमदार आणि उपस्थित मान्यवर, आज मैं महाराष्ट्र की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का मैं तहे दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं। मनापासून आपलं या महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्राच्या धर्तीवर मनपूर्वक मी स्वागत केलंय। खरं म्हणजे आज आपल्या सगळ्यांच्याच विधानसभा, विधान परिषद, मंत्री असतील, विरोधी पक्षनेते असतील, आमदार असतील, या सगळ्यांच्याच दृष्टीने आजचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा आहे। कारण उपराष्ट्रपती धनखड साहेब त्यांचा गेल्या अनेक वर्षाचा अनुभव आहे आणि अनेक राज्यामध्ये विधानसभेमध्ये त्यांनी जाऊन मार्गदर्शन केलंय आणि आपल्याकडे देखील आज ते आलेत। नक्कीच याचा फायदा आपल्या सर्वांना होईल त्यांच्या मार्गदर्शनाचा। कारण मैं आपको हिंदी में बोलता हूँ, इसलिए आपको मराठी में आपने हमेशा भारतीय लोकतंत्र को और भी मजबूत करना, बलशाली करना, समृद्ध करना, यही भूमिका आपने हमेशा रखी है। अपने अनुभव, ज्ञान और नेतृत्व क्षमता से इस पद की आई हुई है। आपके वक्तृत्व शैली ने सभी को हमेशा प्रभावित किया है। कई कार्यक्रम में हम साथ में थे और हमेशा आपने इस देश को आगे बढ़ाए, लोकशाही को समृद्ध करे और ये लोकशाही हमेशा ही हमारा दिल्ली का संसद भवन हो और यहाँ की विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इसकी गरिमा बढ़ाने की कोशिश आपने हमेशा की हुई है। या इस विधानसभा में भी हम कई निर्णय लेते हैं, जनता के हित के निर्णय यहाँ होते हैं, या कानून पारित किए जाते हैं, लोगों के हित के निर्णय, जो आम लोग हैं, सर्वसामान्य जनता है, इस महाराष्ट्र का विकास है, ये सभी बातों पर यहाँ चर्चा होती है। और निश्चित रूप से आपके विचार भी सुनने का ये सुवर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आपने हमेशा ये जो संविधान क्या है, इसकी गरिमा क्या है, इसका पावित्र्य क्या है, ये हमेशा आपने बताने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से आप विधायी मामलों के भी अच्छे जानकार हैं। राजस्थान बार काउंसिल में एक वकील के रूप में आपने नामांकन कराया। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में
नामित किया था। 29 साल तक सबसे वरिष्ठ नामित वरिष्ठ अधिवक्ता भी आप रह चुके हैं और आपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत भी की है। ये हमारे अध्यक्ष भी वकील है, इसलिए सदन चलाते समय उनका बहुत फायदा ही होता है। नहीं, दोनों को समान, हमारे सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी बराबर न्याय देते हो। यहाँ बैठने के बाद तो दोनों, अभी मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन आज सब दोनों को बराबर देखने का मौका यहाँ से मिलता है। और धनखड़ जी इस सदन के सदस्य राजनीति के परे आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते, इज्जत भी करते हैं। आप न्याय के क्षेत्र में जुड़े रहे, इसलिए आप पक्षपात किए बगैर हर बात की जड़ तक जाने की क्षमता रखते हैं और सदन में गंभीरता के साथ ही आप इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि कटुता पैदा न हो, आपस में जो मेलजोल है। आखिर क्या है, हमारे को देश को आपके अध्यक्षता में वहां सदन चलता है तो देश की प्रगति, देश का विकास, देश को आगे बढ़ाना, यही मकसद आपका होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात हम देखें तो निश्चित रूप से उन्होंने पिछले 10 सालों में जो कार्य किया है हम सब भलीभांति जानते हैं। और विकास को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, देश को महासत्ता की ओर ले जाना, यह उनका मकसद रहा है। और इसलिए मैं उनका अभिनंदन पहले भी कर चुका हूं। तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने और हैट्रिक करने के लिए मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। आज हमें गर्व है कि हम महाराष्ट्र के विधानमंडल की समृद्ध विरासत का हिस्सा है। आपकी उपस्थिति ने इस परंपरा की महानता को एक नया आयाम दिया है। महाराष्ट्र विधानमंडल ने राज्य के विकास के महत्वपूर्ण विकास में भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। इस विधानमंडल ने आज तक कई महानुभावों के मार्गदर्शन का अनुभव भी किया है और आज हम आपको सुनने के लिए तथा आपका मार्गदर्शन पाने के लिए भी उत्सुक है। कई महत्वपूर्ण घटनाओं और निर्णयों का इतिहास इस भवन से जुड़ा हुआ है। यह विधानमंडल लोकतंत्र का एक सशक्त स्तंभ है। मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर लोकशाही समृद्ध करना और लोगों के हित के निर्णय लेना, इससे ये जुड़ा हुआ है। या जनता की आवाज को सुना जाता है और उनके हितों की रक्षा की जाती है। और इसलिए हाल ही में हमने नागपुर के ऐतिहासिक इमारत में विधान परिषद का शतक महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया था। परिषद की चर्चा इस देश के लिए हमेशा ही मार्गदर्शक होती है और होते आई है। माननीय उपराष्ट्रपति जी देश के 14वें उपराष्ट्रपति है और यह विधानसभा भी हमारी 14वीं विधानसभा है। यह भी संयोग है। इस विधानसभा का यह आखिरी सेशन है और इस पार्श्वभूमि पर आपका मार्गदर्शन होना ये भी एक संयोग है। यह हमारे लिए भी खुशी की बात है। महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आज आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मैं समझता हूं। राष्ट्रीयता तथा देश की बदलती हुई राजनीति पर भी आपके विचार हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैं फिर एक बार हमारे पूरे सदन के पूरे सदस्य की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद,
जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगी महाराष्ट्र राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश बैस जी से कि वह अपने स्नेहमयी वचनों से हमें वक्तव्य देने की कृपा करें। स्वागत है महोदय। हम हमारी तालियों की गूंज के साथ हमारे राज्यपाल साहब का स्वागत कर सकते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष के अवसर पर महाराष्ट्र विधानमंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, श्री एकनाथ शिंदे माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, राहुल नार्वेकर जी, अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर श्रीमती नीलम गोरे, उप सभापति महाराष्ट्र विधान परिषद श्री विजय वट्टीवार, एलओपी विधानसभा, श्री अंबादास दानवे, एलओपी विधान परिषद, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित विधायक तथा अधिकारी, आमंत्रित अतिथि, मीडिया प्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, सबसे पहले संतों और समाज सुधारकों की महाराष्ट्र की पावन भूमि को वंदन करता हूं। इस सभागार में जिन महान व्यक्तियों की तस्वीरें सजी है, उन सभी विभूतियों को मैं नमन करता हूं। सम्मानित उपराष्ट्रपति की गर्ममय उपस्थिति में आयोजित महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। देश के सबसे प्रतिष्ठित महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी कार्यक्रम में उपस्थित रहना मेरे लिए गौरव की बात है। महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल एक ऐतिहासिक संस्था है जिसने अपने 103 वर्ष के दौरान संसदीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन में उत्कृष्ट मानक स्थापित किए हैं। इस विधानमंडल के सम्मानित और विद्वान सदस्यों ने अनेक कानूनों के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है और महाराष्ट्र को प्रगतिशील राज्य बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। इस सदन ने स्वर्गीय यशवंतराव चौहान, स्वर्गीय बसंतराव नाईक, एस.एम. जोशी, स्वर्गीय बसंत दादा पाटिल, स्वर्गीय बाला साहब देसाई, स्वर्गीय मनोहर जोशी, स्वर्गीय विलासराव देशमुख, बाला साहब भारदे, अहिल्याबाई रांगणेकर, मृणालताई गोरे तथा गणपतराव देशमुख जैसे अनेक शीर्ष नेता दिए हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत इसी सदन से की थी। अपनी लंबी और शानदार यात्रा के दौरान महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल ने शालीनता और मर्यादा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा है, जो अन्य विधानमंडलों के लिए मार्गदर्शक है। महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल जनहित के मुद्दों पर सटीक बहस के लिए जाना जाता है। सदन में होने वाली चर्चाओं में किसानों, मजदूरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विभिन्न सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की चिंताओं को दर्शाया गया है। संसदीय लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है, इसलिए राज्य विधानमंडल को राज्य के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। भारत दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रों के रूप में उभरा है। लोकतंत्र के कामकाज में राज्य की युवा शक्ति अधिक रुचि ले रहे, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। हमारे विधानमंडलों को युवाओं की समस्याओं के प्रति अधिक सजग और संवेदनशील होना चाहिए। अगर हम अपने युवाओं तथा छात्र छात्राओं की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देंगे तो उनका लोकतंत्र में विश्वास कम हो जाएगा। महिलाएं आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व संभाल रही है। विधानमंडल में महिलाओं के मुद्दों की पूरी गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा
कृषि समुदायों के जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रहा है। किसान जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब इंतजार कर सकते हैं, लेकिन कृषि नहीं। एक किसान का बेटा होने के नाते मुझे लगता है कि किसानों के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच संबंध हमेशा ही स्वस्थ रहे, जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। भारत में लोगों की आकांक्षाएं लगातार बढ़ रही है। इस आकांक्षी भारत के अनुरूप हमारी विधायी संस्थाओं को लेकर प्रशासन तक, हमारी व्यवस्थाओं को विधि और नीति निर्माण से लेकर उनके क्रियान्वयन के से ज्यादा गतिशील, उत्तरदायी और लक्ष्योन्मुखी होना अनिवार्य है। देश की जनता विधानमंडल की कार्यवाही देखती है। हमारी चर्चाओं, बहसों और जनता से जुड़े प्रश्नोत्तरों के माध्यम से जन विश्वास को बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इन शब्दों के साथ मैं महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद को उनके शताब्दी वर्ष पर हार्दिक बधाई देता हूं और सभी सदस्यों को उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी। अब मैं अनुरोध करूंगी सहज, सरल और सटीक जीवन जीने वाले भारतवर्ष के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि वह अपने आशीर्वचन दें। महाराष्ट्र विधानमंडल आपको सुनने के लिए लालायत है। स्वागत है महोदय। Honorable Governor of Maharashtra, Shri Ramesh Baisji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, Honorable Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, Shri Rahul Narvekar ji, Honorable Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ji, Dr. Srimati Neelam Gore, Honorable Deputy Chairman, Maharashtra Legislative Assembly Council, Shri Vijay Ved Tiwar, Leader of Opposition in Maharashtra Assembly, Shri Ambadas Danve, Honorable Leader of Opposition, Maharashtra Legislative Council, Honorable members, Honorable ministers, everyone present here. Let me start by looking at the opposition. When we sit in legislature, the treasury bench is on the right side, but your heart is on the left side. And that should define the working of the chair. It is a matter of great honor to be with you all today. Grateful to Assembly Speaker Rahul Narvekar ji and Council Deputy Chairperson Dr. Neelam Gore ji for affording me this valuable opportunity to share my thoughts on an important subject with you all. This House, as indicated by the Honorable Governor, has upheld the spirit of serving people in highest regard since its inception. Maharashtra Legislative Council is in its centennial celebration. Indeed, privileged and honored to be addressing members of both the houses at this remarkable milestone. The state of Maharashtra stands as an inspiration with its rich history, vibrant culture and dynamic economy. The state is bountifully blessed with breathtaking landscapes of Sahyadri and pristine beaches of Konkan. Maharashtra today is a powerhouse that is propelling the nation to new heights. Honorable members,
इस महान पुण्य भूमि में आकर मुझे एक गीत याद आता है। देखो देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी, लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। मैं इस धरती को नमन करता हूं। This great land of Shivaji Maharaj has led our motherland and its progress for centuries, achieving remarkable feats and contributing significantly to India's history. भारत का इतिहास बिना शिवाजी महाराज के अधूरा नहीं, खाली नजर आता है। The principles of Maratha Savrajya, incorporating a decentralized polity, meritocracy, rule of law, economic development, and public welfare into its administrative framework, it serves as a role model for inspiring greater efficiency, accountability, and responsiveness in public service and its delivery across the globe. Honorable members, very befittingly, very appropriately, the framers of our Constitution gave pride of place to dauntless Chhatrapati Shivaji Maharaj by positioning his painting in part 15 of the Constitution that deals with elections, the heart of our democracy. There are 22 paintings in part 15 that deals with elections. The painting that is positioned is that of Shivaji Maharaj. Honorable members, as legislators and custodians of this venerable institution of democracy, you all bear a sacred duty to protect the interests of the public. Your mission should be to align closely with the principles of common good, ensuring welfare and security of all citizens of Bharat, keeping aside partisan interest. Honorable members, we have a very rich history, a civilizational depth of 5,000 years. India since antiquity has been deeply rooted in democratic values. It is no surprise then that as home to 1/6 of humanity, we are the world's largest democracy and also mother of democracy, towards which and presently countless nations across the globe look to us for counsel. Honorable members, in the contemporaneous global scenario, with its phenomenal economic upsurge and diplomatic prowess, India's relevance is like never before, and its rise is continually, exponentially incremental and now unstoppable. In this backdrop, the subject of the day, enhancement of democratic values and ethics in our country, is of utmost importance. It is contemporaneously very relevant. Bharat has to emerge as a role model for democracy by example in the entire world. Ethics and morality have been hallmark of public life in India since ancient times. Go to any part of our history. Ethics and morality have been predominant. Whatever be the nature of rule, people looked up to those
who propagated ethics and morality. Ethics and morality are nectar and essence of human behavior. These are inalienable facets of public life and quintessential for parliamentary democracy. Honorable members, Parliament and state legislatures are North Star of democracy. They are North Star. Members of Parliament and legislatures are lighthouses. People look up to you to find solution to their problems and how they should move ahead. And therefore, it is bounden duty of parliamentarians and those in the legislatures to exemplify sterling conduct that is worth emulation. You have to be role models so that people at large willingly follow you. Democratic values call for regular nurturing. Like learning never stops. Even if you leave college, you have to continue learning. Democratic values are not one-time situation. They have to be nurtured 24/7. Democratic values blossom only when there is cooperation all around and high ethical standards. And the best soothing, wholesome environment takes place when left and right converge to solve the problems of the people at large. Honorable members, the nation marches ahead seamlessly, smoothly, and exponentially when its three wings, the legislature, the judiciary, and the executive, perform within their respective areas. There has to be strict adherence to the doctrine of separation of powers. An incursion by one institution in the domain of the other has potential to upset the delicate balance. And this delicate balance has to be preserved, be it executive, legislature, or judiciary, by the legislature. Legislature has a predominant role to ensure that doctrine of separation of powers is fully respected. Honorable members, you are fully aware with your huge experience, and when we are in centennial celebration, legislation is exclusive domain of legislature and parliament, subject to constitutional prescriptions. Now we have ample instances where there are directives, either from executive or from judiciary. These directives are in the face of statutory provisions. There is time now. We need to have consensual resolution of these issues, because transgressions will really upset the working of all the institutions in the nation. I therefore strongly urge there is need for evolution of a structured mechanism of interaction amongst those at the apex of these pillars of democracy. All three wings need to interact regularly so that there is greater collaboration, greater cooperation, and greater consensual approach. Honorable members, this can happen only when in this theatre, similar theatres, temples of democracy, we perform optimally. We give our very best. They perform with a view to secure that there is full play in the joints by all three wings of the state. This harmony is all important. This harmony is vital for democracy. And once we achieve it, our progress will be incremental. Honorable members, it is apparent that presently all is not well with functioning of our parliament and legislatures. These temples of democracy are suffering sacrilege of statized disruptions and disturbance. Dialogue amongst parties is missing. It is essential. There can be no escape. That there has to be involved, friendly, collaborative dialogue between all sections of the House. Dialogue amongst parties is missing, and the level of discourse, the manner in which we address, is nosediving.
Honorable members, I seek to advert to the Ethics Committee of Rajya Sabha. In the entire country, it was for the first time towards the end of last century that Ethics Committee was formed in Rajya Sabha. A distinguished member then of Parliament, a great statesman, late Shri S.B. Chauhan, chaired that meeting. He gave a remarkable report after getting input from public platforms, from legislators, from academicians, and after doing that very hard work, the report is amazingly rewarding for us if we follow it. Two obligations which Ethics Committee headed by late Shri S.B. Chauhan imparted, I'll focus on them. One, members must not do anything that brings disrepute to Parliament and affects their credibility. We have to introspect. We have to search our hearts and soul. Are we living up to that requirement? Are we really doing something which does not bring the institution in disrepute? And secondly, members must utilize their position as members of Parliament to advance general well-being of the people. Honorable members, the litmus test and the test report on these twin aspects is indeed at the moment worrisomely alarming. The observance of wholesome directives is more in breach than in following. Rather than being cordial, which is required, there has to be cordiality. Rather than being cordial, there is confrontational stance. With amiability that has been displaced by adversarial situations, democratic polity is witnessing a new law, and there is stress and strain. Such explosive and alarming scenario calls for introspection at all levels, particularly at the level of political parties. Honorable members, as members of our esteemed legislature, we bear profound responsibility not only to uphold the laws of our land, but also to maintain the dignity and credibility of our legislatures. Each of us has been entrusted by our constituents with the sacred duty to represent their voices and aspirations with integrity and sincerity. Honorable members, it is imperative, it is unavoidably necessary that we conduct ourselves in a manner that befits our role as lawmakers. Our actions must always reflect the highest standards, ethical conduct, and transparency. Anything less will not only diminish the respect of our institution, but will also betray the trust of the people. In morality and ethics, there can be no percentage. Morality and ethics have to be performed 100%. Decorum and discipline are the heart and soul of democracy. प्रजातंत्र की आत्मा है. समाज कैसा हो, चर्चा किस स्तर की हो. The strength of democracy lies in diversity of opinions and ability to find common ground through constructive engagement. It is a system that thrives. Democracy thrives on dialogue, debate, discussion, and deliberation. Parliamentarians are not part of debating society. They don't have to earn brownie points. They do not engage into who wins a debate, because they are pursuing a common cause, and therefore I strongly commend the parliamentarians and those in legislatures must contribute in humility, in sublimity, in modesty. Honorable members, one point which has bothered me for long. We are not accommodative of the other point of view. We steadfastly cling to our point of view. We reject the other point of view without even consideration.
democracy does not allow this. You have your option. In your wisdom, you can reject the point of view, but its consideration is necessary. Very often you'll find that the other point of view is correct point of view. Honorable members, if we look to our history, our legislative assemblies and parliament have largely functioned in calm and composed way. Let me remind you, the Constituent Assembly met for nearly 3 years. It had 18 sessions. They had before them divisive issues, emotive issues, contentious issues of language, of religion. But during all those 3 years and every session, there was no disruption. There was no disturbance, not to speak of shouting slogans and trooping into the well. Time has come when we search our soul. If framers of our constitution could so demonstrate, let us make Constituent Assembly functioning as role model for our functioning. Honorable members, the people at large will take note of assembly or parliament by the level of debate, the depth of the debate, the richness of the debate, the futuristic aspect. And today, dialogue, deliberation and discussion has yielded to disruption and disturbance. I therefore say all is not well and we are under strain. But this is a problem outsiders can't solve. The problem has to be solved from within. Weaponizing of politics by stalling function of parliament is pregnant with serious consequences for our polity. And this weaponizing is across political parties. And therefore political parties have to come on one platform. There must be consensus that how can you weaponize disturbance, disruption, trooping into the house, shouting slogans. No party is immune to it. They have to converge, synergize, and be torch bearers so that we get rid of this something which is as serious as COVID. Honorable members, there is an imperative need for maintaining strict adherence to democratic values and parliamentary traditions in our legislatures. The kind of conduct that is seen these days calls for introspection. Each of you who is present, everyone who is member of legislature and parliament, is there by act of divinity. Your name is etched in history. Whatever you will say, future generations will go through that. And therefore, it is our bounden duty, constitutional ordainment, that we conduct ourselves in a manner that future generations come to know that yes, particular member of the legislature or parliament on this particular issue said so. Go to the Constituent Assembly debates and you will find what kind of contributions was made by several members. It is not essential that your point of view be accepted. The fact that you have made a point is important. Sometimes a point may be too early for a time. It may be relevant at a later point, but then your making it is important. Honorable members, I say it with some sense of pain. It is deeply concerning. There is a trend to make chairman and speaker convenient punching bag, either side. This is inappropriate. When we take this chair, we have to be equitable. We have to be fair. It is our duty to engage sometimes in present working, sometimes to deal with unpleasant situations. And therefore, this temple of democracy should never be sacrileged. Respect for the chair must always be there. And for this, senior members in parliament and legislature have to lead the way. Honorable members,
Our constitution provides parliamentarians and legislators with one great right, and that right is under Article 105 of the Constitution. Members have full freedom to say anything in the House. Whatever you say in the House, there can be no civil or criminal litigation. So the right which you got here, 1.3 billion and more people, can neither take you to court nor to civil litigation. When you have such a right, there is greater obligation on you that this right is a privilege. This privilege has to be maintained. Legislatures and parliament cannot be a place for free flow of information. Whatever you say in the House must be after due diligence. You must be ever prepared to authenticate it. What you say goes into history. What you say is carried as credible. What you say, no one can take exception. The entire justice system cannot handle it because you have immunity here. So when you get that precious immunity, that rare, unprecedented, unparalleled right to express yourselves, you have to be extremely careful, extremely cautious. I'm sure you'll bear that in mind. Another thing which is lacking, I was elected to Parliament in 1989. I had the good fortune to be a minister. There was a time we had amiability, cordiality, we had wit, humor, satire, sarcasm. These are getting away from us. I'm sure we need to be back in the groove. Instead of satire, instead of wit, instead of humor, instead of sarcasm, what we have is adversarial scenario, confrontational approach. We need collaboration. We need consensual approach. We are at the other extreme. Let me share with you, friends, whenever I go to educational institutions, and I love going there, and I am virtually going every fortnight, nothing is more distressing, nothing is more distasteful for the people at large when they come to know Parliament is not functioning. When they come to know there is disruption, there is disturbance. I therefore appeal to you that people have chosen you under difficult situations, because every election is difficult. You pass through a very severe test. You have to come up to their expectations. You have to conduct in a manner that you become role models. I appeal to all political parties also to seriously think within and with other political parties. I had to face serious situation in the House, in my chamber. Parliamentarians will come. They are talented people. They are dedicated people. But they will say, there is party command. Now I realize the compulsion of members. If party has so commanded, there is hardly a way you will listen to the chair. But I appeal to you, and through you political parties, how can a political party give command for disruption, for disturbance, for slogan shouting, for trooping into the well? I therefore appeal all political parties. We are in the 75th year of our democracy. We are on march to 2047, when the nation will celebrate centenary of its independence. We will be Viksit Bharat. There is a marathon march that is going on for 2047. You all are most important part, stakeholders and driving engines of that marathon march. Therefore, you will have to lead by example. You will have to lead by playing on front foot with a straight bat. And I am sure political parties should inculcate in their members a deep sense of discipline. They should reward those members whose performance has been excellent, rather than reward those who engage in slogan shouting and trooping in the well. It is very painful for chair to see that kind of a scenario.
honorable members, one of the primary responsibilities that we have to examine laws and very carefully. Every member has a right to participate either in a committee or in the House. I urge the members to be thoroughly prepared. There are a number of times, sometimes this side may be in power, sometimes this side may be in power, but governments often come with amendments because in the House, a well-informed member has made a point. We cannot find fault with law when we don't take participation in the proceedings. There can be no alibi, according to me, for not participation. And how cruel it is, how it is travesty of justice that on one hand, a person does not participate in deliberations when there is an opportunity. On the second hand, you seek to monetize your absence. How can failure be monetized? How can non-performance of duty be monetized? I am sure you will bear in mind. Let me tell you, adjournment of the House always goes to the advantage of the Treasury benches, because opposition has to hold the executive accountable to ensure transparency, and a large signal goes to the people at large if the opposition vigilantly puts the Treasury benches on the mat. Therefore, every moment has to be utilized in larger public interest. Honorable members, I conclude by a quote from Dr. B.R. Ambedkar. I quote, "In addition to our old enemies in the form of castes and creeds, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed, or will they place creed above the country? I do not know." Dr. Ambedkar saying, "I do not know, but this much is certain, that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. This eventuality we must all resolutely guard against," unquote. Now these words of Dr. Ambedkar should resonate in our ears. He has cautioned us, because if the nation has to go up, make its mark at a global level, we have to not only hear what he said, but act on that. I trust you all will ponder over Baba Sahib's words of caution and sagacity. I extend my best wishes to the honorable members of Maharashtra legislatures and to all people of the state on their continued journey towards prosperity and inclusivity. Bharat, as I said before, is on way to becoming a Viksit nation at 2047. In this marathon march, the most significant drivers are parliamentarians at state and central level. Parliamentarians must lead by example. May you continue to be a beacon of progress and resilience for the nation and the world to emulate. I am grateful for your time and patience. This for me is a great opportunity, and I am beholden to the Honorable Speaker and the Honorable Deputy Chairman for affording me this opportunity. Thank you so much. Jai Hind. बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी। महाराष्ट्र राज्य अपनी नथ, अपनी पैठणी और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को लेकर सदा चला है, और जब यह लेकर चला है तो महत्वपूर्ण भूमिका रही है नारियों की। मैं यहाँ पर विराजमान प्रत्येक नारी को प्रणाम करती हूँ, और मंच पर आप विराजमान हैं, यह हम सभी नारियों के लिए गौरव की बात है। और उसी गरिमा के साथ मैं मंच से आवाज दूंगी महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति श्रीमती नीलम गोर्हे जी से।
मैं अनुरोध करूंगी आपसे कि आप पधारें और आज के इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। स्वागत है महोदया। I think we should give first very big applaud to Uparashtrapati ji. Good evening, respected Vice President of India, Shriman Jagdeep Dhankar ji, Honorable Governor of Maharashtra, Shri Ramesh Bais ji, Honorable Advocate Rahul Narvekar ji, Speaker Maharashtra Legislative Assembly, Honorable Shri Eknath ji Shinde, Chief Minister of Maharashtra, Honorable Shri Devendra ji Fadnavis, Deputy Chief Minister of Maharashtra and Leader of the House of Maharashtra Legislative Council, Mr. Devendra Fadnavis ji, Honorable Shri Ajit Dada Pawar, Leaders of Opposition of both the Houses, Amadar ji Danve and Shri Vijay Wadettiwar ji, respected dignitaries on the dais and this august gathering present here. Sir, you have given very big tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj, and I must confess that if Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mahatma Jyotirao Phule, Dr. Ambedkar and Savitribai Phule, if they were not there, Neelam Gore or any other woman would not have been in this august gathering. Because human rights are women's rights and women's rights are human rights, both are taken care in both these houses. Sir, your presence will be remembered as a landmark event of the centenary celebrations of Maharashtra Legislative Council. We are obliged to have listened to your views on a vital topic, enhancement of democratic values and ethics in our country. This fortnight is having special relevance. हे 15 दिवस आपल्या दृष्टीने फार वेगळ्या महत्त्वाचेही आहेत, कारण 17 तारखेला आषाढी एकादशी आहे आणि 21 तारखेला गुरुपौर्णिमा आहे. On आषाढी एकादशी डे, millions of pilgrimage, they go to Pandharpur peacefully and with full of faith on Sri Vitthal. And Guru Purnima is all of us we know that it is for the gurus in the family, guru for the nation, guru in our religion, and guru maybe in Gyan, the knowledge. So also we say that Sadhu Santa Yei Ghara Tosa Diwai Dasara. So for first time we are listening to you in this, especially in the session time. So that has been very important. Sir, as you have guided, it is our sacred duty to strengthen people's trust in democratic institutions by maintaining decorum and harmony, not only in legislatures, but in public life, and also I feel also in the families too. Keeping this in mind, in this great nation, it has proved that there is a mature electorate. It is imperative to perpetuate their faith in this system and the government installed by a public mandate. Needless to say, our beloved Prime Minister, Honorable Shri Narendra Modi ji, has once again won their trust to lead this country for the next years. While our esteemed Parliament is the epitome of progressive measures to take this country forward, we as legislators in the states need to fulfill our responsibility to strengthen the democratic system. In no circumstances we can permit distrust reposed in us by the people to be weakened. Sir, by observing rules and regulations and all the traditions laid down over the years, you have explained us our duties and our responsibilities. In the opposition or on the treasury benches, we have been able to create a glorious record of debate, discussion and decorum mostly. If there are attempts to shake this solid foundation, statesmen like you stand firm and do not permit such undesirable situations to arise. Honorable Vice President, sir, now let me provide some important details about the purpose for which we have been invited to address the legislature of Maharashtra today. थोड़ी शांततेचं सहकार्य करा. We are presently celebrating the centenary year of Maharashtra Legislative Council. During the year, several events have taken place. Let me mention just two of them. Firstly, a seminar was held on 8 November 2023 in Mumbai. The topic was necessity of the upper house and its importance. It has enlightened several senior members and media persons who shared their memories connected to the upper house. In December 2023, by holding a similar conclave in Nagpur, importance of contribution in the winter session. Winter sessions have a special place in the legislative history of our state, and we have adopted bicameral system. The role of the upper house has become very important. The Maharashtra Legislative Council has had the galaxy of towering personalities as its member, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak,
Honorable Gopal Krishna Gokhale and Dr. B.R. Ambedkar are some of them. They have been members of the Legislative Council of Maharashtra. Sir, through your high office, my appeal to you is to speed up efforts to promote discipline and decorum all through the nation. I have traveled in many countries and have seen how politics is practiced in Solomon atmosphere. बऱ्याचशा देशांमधल्या लोकसभा आणि राज्यसभा आपण पाहिल्या तर त्या ठिकाणचं आपल्याला कामकाज बघितल्यावर जसं आपल्याला आवडतं कामकाज तसं त्यातलं वेगळेपणी आपल्याला जाणवतं आणि त्याच्याकडूनही काही गोष्टी शिकण्यासारख्या असतात. In view of this, your thoughts on enhancement of democratic values and ethics in our country have opened a different perspective for all of us. I am sure this will lead to promoting democratic values in the working. Respected Dhankardji, I am sure will respond positively to my request to lead a mission towards maintaining the dignity of the House. I would like to thank Rameshji Bais, Honorable Chief Minister, Eknathji Shinde, Advocate Rahul Narvekar, and lastly, I will say one of the shloka for the Guru, and I think in the parliamentary systems, you are our Guru, and along with the Guru, I always give that much importance to Constitution of India, and the shloka says, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namah. Thank you so much. कार्यक्रम की अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं. हमारे हृदय में विराजित गान राष्ट्रगान की ओर. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय मातरम.